ये जो इंजन है ये कितने % जो है पाकिस्तान में बना हुआ है? ये तो तकरीबन 100% पाकिस्तान में ही बना है और 100% पाकिस्तान में 95% जो मैंने आपको बताया कि इसके जो पार्ट्स हैं और सब कुछ हैं वो हमने खुद इसी लैब में बनाए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमने आउटसोर्स की हैं। इसमें 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि एक तो ये सिर्फ इंजन ही, ये पाकिस्तान का पहला कमर्शियल जेट इंजन है जो सक्सेसफुली बनाया गया है। Amazing. और दूसरी बात ये है कि हमने भी एक फ़िलॉसफ़ी होती है जो हमने रखी है जिसको हम कहेंगे मेन लैंड पाकिस्तान, कि हम जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें और जो भी पुर्जा इस्तेमाल करें और जो भी कुछ इस्तेमाल करें, या तो वो पाकिस्तान के अंदर ही बने या फिर वो ऑफ द शेल्फ मार्केट में पाकिस्तान में अवेलेबल हो। हम पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को, और हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट भी देते हैं कि अगर हम कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कराना चाहते हैं और उनकी कुछ उसमें महारत है तो हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, बिल्कुल उनको एक सपोर्ट देते हैं और गाइड करते हैं कि वो हमारे लिए डेवलप करते। सो दिस इज़, वी कॉल दिस मेन लैंड पाकिस्तान। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जिससे हम फ्यूल कंट्रोलर है जो ऑटोमेटेड है, वो भी हमारा इन हाउस डेवलप्ड है। और जिसका आप ये देख लें, ये हमारा एक हैंड हेल्ड रिमोट कंट्रोल एक सर्किट है इसके अंदर, जो कि इसको इंजन को हम जब फायर करते हैं तो ये रिमोटली इसको हम ऑन ऑपरेट कर सकते हैं, फ्यूल को वेरी कर सकते हैं। और इस पे हमारा जो है ना वो सारा डेटा जो टेस्टिंग का होता है, प्रेशर्स, टेम्परेचर्स, वो सारे इसके ऊपर होते हैं। और इसमें एक सेफ्टी मैकेनिज़म्स भी हैं ताकि इसको हम एक्सीडेंट सेफ बनाएं। इको फ्रेंडली जेट इंजन पाकिस्तान की एक ब्रिलियंट इन्वेंशन है जो पूरी दुनिया को फिजाई आलूदगी से बचाएगा और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रखेगा। मुझे शुरू से घर में एक अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में एक बहुत अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट मिला। इस टेक्नोलॉजी का रोड मैप क्या है? ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये मुझे अपनी PhD के दौरान दिया गया था एज अ रिसर्च क्वेश्चन। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतनी मुश्किल फील्ड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उस फील्ड को चूज़ किया, ना सिर्फ उस फील्ड को चूज़ किया बल्कि इतने यूनिक आइडिया को भी सोचा। पहले तो ये कहना चाहूँगी कि एविएशन जो होता है वो एक पैशन होता है, इट्स नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ पैशन, आइदर यू हैव इट और यू डोंट। कुछ चीज़ें होती हैं बचपन से ही आप में इंटरेस्ट जनरेट करती हैं। एक तो फैमिली का एनवायरनमेंट था इंजीनियरिंग और साइंस की तरफ, और फिर ये कि हम एयर शोज़ में जैसे ये हवाई करतब वगैरह देखते थे। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये इंटरेस्ट जनरेट होता चला गया। फिर जब मैंने एक अंडर ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और मैं अपने वालिद साहब के साथ शुरू से बहुत से प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थी जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे, इंजन से रिलेटेड थे। फिर मैंने फ्लाइंग सीखी, लाहौर फ्लाइंग क्लब से प्राइवेट पायलट लाइसेंस लिया, और उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी UK की एरोस्पेस डायनामिक्स में मास्टर्स करने की, जो कि जिसमें मैंने ड्रोन्स के ऊपर काम किया। उनकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए एक ऑटो पायलट डिज़ाइन किया गया। ड्रोन्स जो हैं चूँकि वो छोटे जहाज़ होते हैं और उनका फ्यूल टैंक छोटा होता है तो वो कम फासला तय करते हैं, लेकिन अगर उनको हवा में रिफ्यूल कर दिया जाए तो वो लंबा फासला भी सफ़र तय कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक इन्वेंशन है दुनिया के लिए, एक नई इजाद है। और हमारी जो कंपनी है ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो कि कमर्शियली कॉन्ट्रेल सप्रेशन के ऊपर काम कर रही है। ये तो तकरीबन 100% पाकिस्तान में ही बना है और 95% जो मैंने आपको बताया कि इसके जो पार्ट्स हैं और सब कुछ हैं वो हमने खुद इसी लैब में बनाए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमने आउटसोर्स की हैं। इसमें 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि एक तो ये सिर्फ इंजन ही, ये पाकिस्तान का पहला कमर्शियल जेट इंजन है जो सक्सेसफुली बनाया गया है। और दूसरी बात ये है कि हमने भी एक फ़िलॉसफ़ी होती है जो हमने रखी है जिसको हम कहेंगे मेन लैंड पाकिस्तान, कि हम जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें और जो भी
پرزہ استعمال کریں اور جو بھی کچھ استعمال کریں یا تو وہ پاکستان کے اندر ہی بنے یا پھر وہ آف دا شیلف مارکیٹ میں پاکستان میں اویلیبل ہو. ہم پاکستان کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی لوکل انڈسٹری کو, اور ہم لوکل مینوفیکچررز کو سپورٹ بھی دیتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرانا چاہتے ہیں اور ان کی کچھ اس میں مہارت ہے تو ہم ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں, بالکل ان کو ایک سپورٹ دیتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ڈیولپ کرتے. سو دس از وی کال دس مین لینڈ پاکستان. اور جو الیکٹرانکس ہے, جو کمپلیکس کنٹرول سسٹمز ہیں جس سے ہم فیول کنٹرولر ہے جو آٹومیٹڈ ہے, وہ بھی ہمارا ان ہاؤس ڈیولپڈ ہے. اور جس کا آپ یہ دیکھ لیں, یہ ہمارا ایک ہینڈ ہیلڈ ریموٹ کنٹرول ایک سرکٹ ہے اس کے اندر, جو کہ اس کو انجن کو ہم جب فائر کرتے ہیں تو یہ ریموٹلی اس کو ہم آن آپریٹ کر سکتے ہیں, فیول کو ویری کر سکتے ہیں, اور اس پہ ہمارا جو ہے نا وہ سارا ڈیٹا جو ٹیسٹنگ کا ہوتا ہے, پریشرز, ٹیمپریچرز, وہ سارے اس کے اوپر ہوتے ہیں. اور اس میں ایک سیفٹی میکینزمز بھی ہیں تاکہ اس کو ہم ایکسیڈنٹ سیف بنائیں. یہ جو ہے پانی جو یہ بنائے گا, جو پانی سٹور ہوگا جہاز کے اندر, اس کو کہاں استعمال کیا جائے گا اس پانی کو؟ وہ جو پانی ہے اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے, تو اسپیشلی پریشرائزڈ پائپنگ ہوگی, جو کہ کچھ تو جہاز کے اندر وہ ایکسٹرا ٹینکس لگانے پڑیں گے, وہاں سٹور ہوگا, یا جس میں گنجائش نہیں ہے تو ایکسٹرنل ٹینکس جیسے فیول ٹینکس لگے ہوتے ہیں وہاں ایکسٹرنل لگیں گے, اور کچھ استعمال ہوگا. تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹینکس کی وجہ سے جہاز کا وزن بھی یقیناً بڑھ جائے گا, تھوڑا سا بڑھے گا. اور اب ہے کہ وہ اس کی لیڈنگ ایج جو ہے, جو پر ہیں, اس کے اوپر برف جم جاتی ہے اور وہ اس کا پرواز خراب کرتے ہیں جہاز کا, تو اس کو وہ برف توڑنی ہوتی ہے. اس وقت وہ ربر پائپس لگا کے اس میں ایئر پریشر دیتے ہیں تو وہ ٹوٹ کے گرتی ہے. تو یہ ہے کہ اب یہ تو اتنا گرم پانی ہے, یہ وہاں سے فلو کریں گے, میلٹ کر دے گا, توڑ دے گا. وہ نہیں, برف جمنے ہی نہیں دے گا, جمنے ہی نہیں دے گا, اور پانی خود بھی ٹھنڈا ہوگا اسی پروسیس میں. کچھ استعمال کریں گے کیبن کی ہیٹنگ کے لیے, ہیٹر کے طور پہ بھی استعمال ہوگا اندر. یعنی کیبن ہیٹنگ سے مراد آپ کے کیبن کی ہیٹنگ ہے, وہ انڈر فلور پائپ, گرم پائپ چلتے ہیں نا وہ. کچھ ہم شاید اس کو ری جنریٹ بھی کر سکیں, تو وہ جو ٹھنڈی ہوا انٹیک کے اندر ہے اس کو ہیٹ اپ بھی کر سکیں. اب اس کے اندر اب جو ایگزاسٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے, اور اس کو تو جانے دیں, ساتھ اس کے نائٹروجن نکل رہی ہے. اب یہ جو یہاں یہ نائٹروجن اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے سر, اس کا انوائرمنٹ پہ نیگیٹو امپیکٹ اس کا ڈیفینیٹلی ہے. تو لیکن یہاں سے ہم جو ہوا لے رہے ہیں وہ آکسیجن اور نائٹروجن ہے. آکسیجن استعمال کر رہے ہیں اس کو کاربن اور ہائیڈروجن کو جلانے کے لیے, اور جو نائٹروجن ہے وہ خام خواہ ہی نکل جاتی ہے. تو وہ اگر وہ نائٹروجن نہ ہو اور خالی آکسیجن کا انجن ہو تو بہت ہی کمپیکٹ ہو. ہمارا جو ایم ہے, جو لمیٹڈ ہے, وہ ہے کہ یہ پیچھے کنٹریل نہ بنائے, تو وہ ہم نے کیپچر کری. جو ایکسٹرا پانی ہے وہ باہر بارش کی صورت میں اگر ہم ایسا اس کو ڈسچارج کریں گے تو وہ پھر اپنا بادل بنا دے گا, پھر دوبارہ سے کنٹرول بنا دے گا. تو اس لیے دیٹ از ناٹ فیزیبل. اور اس کو ہم لوور الٹیٹیوڈز پہ ریلیز کریں گے, کیونکہ جس الٹیٹیوڈ پہ وہ فلائی کرتا ہے پلین, اس الٹیٹیوڈ پہ ٹیمپریچر اتنا کم ہوتا ہے درجہ حرارت کہ وہ بادل بنتا ہے. تو جب آپ اس کو پانی کو جمع کر لیتے ہیں اور نیچے آ کے زمین کے قریب آ کے خارج کریں گے, تو وہ پانی کی شکل میں یا بارش کی شکل میں کہیں پہ بھی برسایا جا سکتا ہے. یہ کتنی کوانٹٹی پانی کی جو ہے وہ جو ریزرو کی جا سکتی ہے اوپر؟ اچھا, اور وہ تو ہے کہ جو جہاز ہے وہ اپنا فیول خرچ رہا ہے اور اس وجہ سے ہلکا ہو رہا ہے, اور اس کا فیول استعمال بھی کم ہے, یعنی تھرسٹ بھی, اس کو طاقت بھی کم چاہیے. جب تک اپنے ڈیسٹینیشن تک جاتا ہے اس کا وزن سب سے ہلکا ہو چکا ہوتا ہے, وہ سارا فیول جل گیا. اب جو اس وقت جو اگر سارے مالیکیولز کو گنے پانی کے اور کیروسین کے, تو وہ ہے کہ 1.13 to 1.15 ٹائمز پانی بنے گا, کیونکہ اس کے اندر آکسیجن تو آسمان سے آ گئی, اس نے وہ وزن ایڈ کر لیا. تو سمجھے کہ یا تو یہ سمجھے کہ جتنا فیول ہم نے جلایا اتنا ہی پانی بنا یا اس سے ذرا سا زیادہ بنا. اور پھر یہ ہے کہ بہت بھاری جہاز کو لینڈ کریں گے, اس کے اپنا انڈر کیریج اور پہیہ وہ سارے ٹوٹ جائیں گے.
तो वो उनका डिज़ाइन ही इतना मजबूत नहीं करते। वो ये समझते हैं कि जब वो आया है तो फ्यूल से तो काम खाली है, तो ये है कि वो उतरने से पहले भी उसको डिस्चार्ज करना है। अब जैसे दुबई के बाहर वो रेगिस्तान में एक जंगल बनाना है, तो ये है कि ठीक है जहाज़ उसके ऊपर से होता हुआ आए और वो डंप कर दें। अच्छा सर, मुझे बताएं कि इसका साइंटिफिक प्लान क्या है, आपकी फर्दर डेवलपमेंट के जो मंसूबे हैं हाँ, वो भी उसके बारे ये में है कुछ आगाह करें। कि सबसे पहले तो ये एक टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, ओके, एंड इसके अंदर अगर ये एक कतरा भी पानी बना दे तो हम कहेंगे कि ये कामयाब हो गया, ये कामयाब हो ठीक गया। है। लेकिन ये 20% पानी कंडेंस कर ले तो हम बहुत खुश होंगे और उसकी लेजिस्लेशन भी बन जाएगी। फिर उसके चंद साल बाद 20 से 40% हो जाए, फिर 60% हो जाए, फिर 90% पानी एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो जैसे ये यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, अभी मॉडल्स यूरो आते 5 हैं, पर ठीक भी है, आ गए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह इसकी जो एक्सट्रैक्शन का जो एक कैपेसिटी वो ज़्यादा प्रोग्राम होती है, है, ठीक है। और वो फिर बहुत चीज़ें हमने सेल्फ लर्न भी करनी है और इसकी इम्प्रूवमेंट जहाँ जहाँ हम कर रहे हैं। और इसी तरह जो हर कंट्रीब्यूशन होती है ना, वो एक हर इन्वेंशन, हर टेक्नोलॉजी एक परसेंटेज कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन जब आप उनका एक कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा मैम, इंजन फायरिंग तो यहाँ पे नहीं हो सकती बिकॉज एक तो ये लैब है, तो क्या आप इसका जो ड्राई रन है वो हमें करके दिखा सकते हैं? फायरिंग तो इस वक्त मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक तो वो हम आउटडोर करते हैं, और ये जो इंजन है इसकी जो आरपीएम है ये 50,000 है, Oh my God. 50,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। जो आपकी गाड़ी होती है वो मैक्सिमम जाती है अराउंड 3,000 to 3,000 सो यू कैन revolutions इमेजिन कि इसमें कितनी फोर्स जनरेटर होती है और इसमें बहुत साउंड जनरेट होती है, एंड दैट इज़ समथिंग वी डू अंडर स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स विद फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड यू नो, हम सारी अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ करते हैं। तो उसकी स्पेशल कुछ वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, मैं अपनी टीम को हम बुलाते हैं और इसका एक ड्राई रन आपको दिखा बिल्कुल ठीक देते है। हैं। जो ड्राई रन है, ड्राई रन से मुराद के हम फ्यूल डाले बिना इसको चला के देखेंगे, जो पार्ट्स लूज थे, ठीक है, उनको उन थोड़ा लूज ज़रा पार्ट्स को टाइट जरा कर रहे टाइट हैं। करेंगे हाँ, चलाने ताकि से वो पहले, we can continue with this। ठीक है। तो ये फेडा का है, पहले टेस्टिंग हो रही है व्यूअर्स के जो लूज पार्ट्स हैं उनको टाइट किया जा रहा है ताकि उसका ड्राई रन करके हम दे सकें, उसे चला के देख सकें। वाओ, दैट्स ग्रेट, वाओ, अमेजिंग।